अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिव करंट एसी थ्रू इंडक्टर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर क्या चीज़ है। अगर एसी करंट गुजारें तो फिर इसका एसी करंट के गुजरने पर क्या बिहेवियर होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा ये इंडक्टर की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ऐसी थिक कॉपर की कॉइल जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल स्मॉल होती है और उसकी इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसको नाम दे देते हैं आप इंडक्टर। बेटा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने क्या किया है, एक इंडक्टर को इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया। जैसे ही स्विच यहाँ से क्लोज करते हैं तो ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव हो जाता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो इसमें से करंट जो है वो क्लॉकवाइज सिमत में फ्लो करती है। हमारे पास करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है जो कि लिखा हुआ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी इसके अंदर क्या है, इसका फेज है। अब नेक्स्ट तरह देखते हैं, करंट के चेंज होने से कॉइल के अंदर करंट चेंज होती है। अल्टरनेटिव करंट है, अल्टरनेटिव करंट मुसलसल अपनी डायरेक्शन वेरी करती है। इस करंट के चेंज होने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करती है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होती है जिसको नाम दे देते हैं आप सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बेटा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये फार्मूला सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर हम चाहते हैं कि इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो करे, करंट कांस्टेंट रखने के लिए या मुसलसल उसमें से करंट गुजरती रहे, तो हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को और अप्लाइड वोल्टेज को दोनों की वैल्यू को इक्वल रख देते हैं, ये बराबर रखती है। नेगेटिव साइन ये ज़ाहिर कर रहा है दोनों की मकदार यानी मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है V इज इक्वल टू एल इंटू डेल आई ओवर डेल टी। यहाँ पर ये सेल्फ इंडक्टेंस और ये कांस्टेंट है, इसको निकालते हैं तो ये वोल्टेज और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है बेटा ये हमारे पास आई टी कर्व का स्लोप है। और अजीज तलबा स्लोप आई टी कर्व का ये मैंने आई टी ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम एक्सिस लिया है और वर्टिकल डायरेक्शन में ये करंट एक्सिस है। तो ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रा की है ये कर्व है हमारे पास आई टी कर्व। ब्लू लाइन आई टी कर्व है, इसके मुख्तलिफ यहाँ पे मैंने फेज भी बना दिए हैं। पॉइंट ओ के ऊपर इसका फेज 0 है, पॉइंट ए पर इसका फेज π/2 है, पॉइंट बी के ऊपर इसका फेज जो है वो आ जाता है यहाँ पर 3π/2 और इधर आता है ये 3π/2 और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 2π। ये नीचे इसके ये करंट के फेस लिखे हुए हैं। अब इसी कर्व के ऊपर मैंने इसका स्लोप ड्रा किया है। स्लोप ऐसे ड्रा किया गया है ये वाली साइड के ऊपर इस तरह। पॉइंट ओ पर स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे आप करंट ओ से ए की तरफ पॉजिटिवली इंक्रीज करते हैं करंट, तो ये स्लोप उसी लम्हे पी से क्यू की तरफ आते हुए डिक्रीज होता है और क्यू पर पहुंचने के बाद स्लोप जो है वो 0 हो जाता है। इसी तरह करंट जब पॉजिटिवली डिक्रीज करती है ए से बी की तरफ आते हुए करंट जो है वो डिक्रीज करेगी। ये स्लोप क्यू से आर की तरफ जाते हुए नेगेटिवली इंक्रीज करता है। तो पॉइंट बी के ऊपर पहुंचने के बाद करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसी लम्हे ये स्लोप जो है वो पॉइंट आर पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जाके स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होती है। मतलब ये है ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। बी से सी की तरफ आते हुए करंट नेगेटिवली इंक्रीज करती है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के पीक पॉइंट की तरफ जाती है। तो पॉइंट सी पर आने के बाद करंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाती है। जिस लम्हे करंट यहाँ से बी से सी की तरफ इंक्रीज करती है उसी लम्हे ये जो हमारे पास स्लोप है ये आर से एस की तरफ जाते हुए डिक्रीज करता है। तो पॉइंट एस पर जाने के बाद ये जो स्लोप है बिल्कुल 0 हो जाता है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर पेयर ऑफ पॉइंट्स है यानी वोल्टेज और करंट के पॉइंट्स का एक एक पेयर है। हर पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि हर पॉइंट पर फेस दोनों का फर्क आ रहा है। फेस के अंदर कितना फर्क आ रहा है, इसका ये जो हमारे पास स्लोप है इसके फेज मैंने ये लिख दिए सारे के सारे ये रेड मार्कर के साथ। तो ये π/2 और ये 0 दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो आता है हमारे पास π/2। अब इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों का फर्क निकालेंगे तो भी π/2 है। इस पॉइंट के ऊपर अगर इसका और इसका फर्क निकालते हैं तो ये भी π/2 है।
इस पॉइंट के ऊपर अगर फर्क निकालते हैं तो भी हमारे पास π/2 ही आता है। यानी PO A Q B और S C और DT इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप दोनों कर्व्स के फेस का डिफरेंस निकालेंगे तो फेस का फर्क जो आता है ये आता है π/2 के इक्वल। यानी हर पॉइंट के ऊपर फेस π/2 आता है। ये कर्व मेरे पास P Q R S T ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है और इसके मुतबादल ये कर्व O A B C और D ये कर्व हमारे पास करंट को शो करती है। तो इसके आगे हम इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस देखते हैं। देखो बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्चुअली हमारे पास जो कॉइल होती है उसकी रेजिस्टेंस को कहते हैं। तो कॉइल के अंदर से गुजरते हुए अल्टरनेटिंग करंट को जो मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है वही कहलाती है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको XL से ज़ाहिर किया जाता है। फार्मूला इसका आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। दोनों के दरमियान जो रेशियो है इसको नाम दे देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये आता है हमारे पास ओमेगा L के बराबर। ओमेगा की वैल्यू जो है ये 2πf और ये L वैसे का वैसे ही। इस इक्वेशन से बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लो फ्रीक्वेंसी पर ऐसी अल्टरनेटिंग करंट जो कॉइल में से गुजर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर होगी लो तो कॉइल उसके लिए कम से कम रेजिस्टेंस शो करेगा या रिएक्टेंस शो करता है। इसी तरह अगर कॉइल में से ऐसी करंट गुजर रही हो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसके लिए ये जो हमारे पास रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू भी हाई हो जाती है। मतलब अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाली अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में से गुजरती है और बहुत सी रेजिस्टेंस का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसके बाद बेटा देखें हम ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये डिपेंड करती है दो बातों के ऊपर। एक तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC के ऊपर ये डिपेंड करती है और दूसरी इंडक्टेंस के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये जो 2π है ये कांस्टेंट है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। इसके बाद हम इसके यूनिट फाइंड करते हैं। रिएक्टेंस इसके यूनिट क्या है ये फार्मूला मैंने पीछे भी लिखा हुआ है। इसके यूनिट आते हैं वोल्ट, इसके यूनिट आते हैं एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर जो है ये ओम्स है, हमने ये ओम्स ला के अंदर भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद पावर डेसिपेशन है। पावर डेसिपेशन यानी अगर AC करंट इंडक्टर में से गुजरती है तो AC करंट के गुजरने से इंडक्टर कितनी पावर को कंज्यूम करता है, कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है उस अल्टरनेटिंग करंट को गुजारने के लिए। ये ज़रा देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को गुजारते हुए जो पावर डेसिपेशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। पावर डेसिपेशन का फार्मूला है P = IB × cos थीटा, यहाँ पर आता है। इसके बाद देखें ज़रा, यहाँ पर मेरे पास ये कॉइल के 4 पोर्शन है। एक O से लेकर ये जो Q है ये पोर्शन एक, जिसके अंदर स्लोप का पॉजिटिव पोर्शन है और करंट का भी पॉजिटिव पोर्शन है। इसके बाद ये दूसरा है O से लेकर B तक, ये दूसरा पोर्शन आता है। करंट के अंदर पॉजिटिव पोर्शन है और जो स्लोप की वेव है, कर्व है, उसका नेगेटिव पोर्शन है। इसी तरह B से लेकर ये S तक ये तीसरा पोर्शन है। इसके अंदर करंट का नेगेटिव पोर्शन है और ये जो स्लोप है इसका भी नेगेटिव पोर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास S से लेकर D तक चौथा पोर्शन आता है। इस पोर्शन के अंदर ये जो मेरे पास स्लोप है इसका ये पॉजिटिव हिस्सा है और जो मेरे पास ये करंट की कर्व है उसका नेगेटिव हिस्सा है। अब बेटा देखना है आपने कि जहाँ पर दोनों कर्व्स के पॉजिटिव हिस्से होंगे, जहाँ पर इस ग्राफ के अंदर जहाँ पर जिन रीजन्स के अंदर दोनों कर्व्स के पॉजिटिव हिस्से होंगे या नेगेटिव हिस्से होंगे, दोनों सूरतों में इंडक्टर को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। दोबारा रिपीट करता हूं, इन कर्व्स के अंदर जिस रीजन के अंदर दोनों कर्व्स के पॉजिटिव पोर्शन होंगे या दोनों कर्व्स के नेगेटिव पोर्शन होते हैं, उन रीजन्स के अंदर इंडक्टर को अल्टरनेटिंग सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करता है।
और जिन रीजन के अंदर एक कर्व का पॉजिटिव हिस्सा होगा और दूसरी कर्व का नेगेटिव हिस्सा होगा, उन रीजन्स के अंदर इंडक्टर सेम एनर्जी जो उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करता है, वही एनर्जी इंडक्टर अल्टरनेटिंग सोर्स को वापस कर देता है। मतलब एक रीजन के अंदर एनर्जी इंडक्टर को मिलती है तो दूसरे रीजन के अंदर एनर्जी सेम एनर्जी उसको वापस कर देता है। इसी तरह यहाँ पर ये जो तीसरा रीजन है, इसमें अगेन देखें ये नेगेटिव पोर्शन है, ये भी नेगेटिव पोर्शन है, तो इस रीजन के अंदर भी एसी सोर्स इंडक्टर को एनर्जी प्रोवाइड करता है और अगले रीजन के अंदर उतनी ही एनर्जी वो वापस कर देता है। तो बेटा यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जितनी एनर्जी एसी जनरेटर इंडक्टर को देता है, अगले रीजन के अंदर उतनी एनर्जी उसको वापस कर देता है। मतलब ये है इंडक्टर कोई एनर्जी यूज़ नहीं करता। तो इसका ये मीन निकलता है, इसका क्या नाम है, रिजल्ट ये निकलता है कि पावर डेसिपेशन जो है वो ज़ीरो होती है, कोई एनर्जी वो यूटिलाइज ही नहीं करता, तो इसकी पावर डेसिपेशन जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो बेटा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को भी आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अगर फिर भी किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।